स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज की जो ये वीडियो है दैट इज ऑन डिमांड। सो बहुत सारे प्लस टू के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मैम केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो हमें कि हम करके जाएं, मतलब केमिस्ट्री के पेपर में अच्छा स्कोर आ जाए। सो एज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग, सो आई एम गिविंग ऑनलाइन कोचिंग ग्लोबली फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। सो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, चाहे जिसको नहीं भी केमिस्ट्री, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जिसको नहीं भी केमिस्ट्री पसंद, अगर वो ये टॉपिक्स जो हैं वो हाथ से जिसने प्रैक्टिस की है, रिटन प्रैक्टिस की है, वो करके जाए, रिवाइज करके जाए प्रॉपरली, सो ही और शी कैन ईजिली स्कोर अबव 70-80। तो ये लिख के ले लो कि आपके 70-80 जो है मार्क्स जो है इससे ऊपर ही आएंगे अगर आपने इन क्वेश्चंस की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूं, तो अगर आप करके जाओगे तो आपके एक अच्छा स्कोर जो है वो केमिस्ट्री में आ सकता है। तो पहले कुछ टिप्स दूंगी आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाद में बताएंगे। पहले कुछ टिप्स, जैसे कि आपको पेपर को कैसे और ज्यादा मतलब प्रेजेंटेबल बनाना है, कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। सो सबसे जो पहली चीज है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर क्या, जैसे ही आपको डेट शीट मिली है तो आपने पैनिक नहीं करना कि वो केमिस्ट्री का पेपर आ गया, ठीक है, वो केमिस्ट्री का पेपर है, कैसे होगा कैसे। तो ये पहले ही माइंड से निकालो कि मुझे पैनिक नहीं करना है, मुझे थोड़ा रिलैक्स होके अपना जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, ठीक है, आपने क्वेश्चन जो हॉल है उसमें भी पैनिक नहीं करना, आप आराम से बैठिए, पेपर आपको मिला है, पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करिए, ठीक है, कि आपको कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन में से अटेम्प्ट करनी है। जैसे आज हम सीबीएसई का पेपर सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो चाहे सीबीएसई है चाहे पीएसई भी है, सो ऑलमोस्ट मतलब यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वहां है, यही क्वेश्चन सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो फर्क आता है वो है अटेम्प्ट करने में, कि जो सीबीएसई है वो ज्यादा डिमांड करती है कि आप टू द पॉइंट लिखें। आपका जो भी अगर क्वेश्चन पूछा, अगर एक डेफिनेशन पूछे तो उसमें एक्स्ट्रा वो नहीं कहते कि लिखो और कहानियां डालो। सो वेटेज देखो, वेटेज के अकॉर्डिंग जो है, मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करिए। तो पीएसई में थोड़ा बहुत आप इलेबोरेट भी कर देते हो, तो मतलब ज्यादा पैराग्राफ वगैरह भी बना देते हो, कोई चक्कर नहीं होता। तो सबसे पहले जैसे ही हॉल में पेपर मिला है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी आपने, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल उठाइए, ठीक है, आपने हल्का सा डॉट जो है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन पे हल्का हल्का सा डॉट लगा लो, ठीक है, ताकि आप बाद में जब अटेम्प्ट करते हो तो आप मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ कि अब मैं यहाँ वाले क्वेश्चन ये वाले सेक्शन में से करूं या ये वाले सेक्शन में से करूं, ठीक है। तो आपने हल्का हल्का से डॉट लगा लेने हैं। फिर उसके बाद कभी भी ऐसे नहीं करना भी सेक्शन ए का एक क्वेश्चन किया, सेक्शन बी का दूसरा कर लिया, फिर डी का, फिर ऐसे, नो। आपने जब डॉट लगाए हैं, नाउ यू नो कि आपको ए सेक्शन के इतने क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है, पूरी श्योरिटी है जिस सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं और पूरी श्योरिटी है आपको कि मैं ये सही करूंगा, तो वही सेक्शन पहले करिए, ठीक है। सेक्शन किया, प्रॉपरली लिखो दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखो, ए बी वो लिखो, ठीक है। अगर वहां पे रोमन नंबर में लिखा है तो रोमन नंबर में ही आपने उसका क्वेश्चन नंबर डालना है, ये नहीं कि वहां उसने ए लिखा है एंड यू आर पुटिंग 1। तो ये ध्यान में भी चीजें रखनी है, ठीक है। एग्जामिनर को हमने चिड़चिड़ा नहीं करना कि वो आपका पेपर देख के भी चिढ़ जाए कि इसने क्या किया हुआ है, इसने तो क्वेश्चन नंबर नहीं ढंग से डाले हुए, तो इसने तो सेक्शन भी नहीं ढंग से लिखा हुआ। तो जो आपको सेक्शन पहले आता है वो प्रॉपरली अटेम्प्ट करिए। फिर उसके बाद जब चारों सेक्शंस के आपको जो प्रॉपरली आते वो अपने अटेम्प्ट कर लिए, फिर उसके बाद जो बाकी का बच गया उसको सेक्शन नंबर दोबारा से लिख के वो क्वेश्चंस करिए, ठीक है। ये चीज पहले अपनी क्लियर करो। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन पे आते हैं। प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप लोग, जहां भी पॉसिबल हो ट्राई टू मेक द फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स बनाइए। जैसे सपोज कर लो अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही है, सो आप ऊपर लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो पहले बताइए कि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक, हल्का सा मतलब 1-2 लाइन में बता दिया। फिर फ्लो चार्ट बना लो, SN1 SN2, SN1 के नीचे SN1, SN2 के नीचे SN2 के बारे में लिखते जाओ। इसी तरह सेल्स पे, अगर कमर्शियल सेल्स पे ऐसे ही नोट आ गया, कमर्शियल सेल हेडिंग दी, उसके बारे में 2 लाइन्स लिखी, फिर लिख दिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल्स, ठीक है। तो प्राइमरी के नीचे कि वन टाइम यूजेबल होते हैं, सेकेंडरी रीयूजेबल होते हैं, फ्यूल सेल्स में आपने उनके बारे में लिख दिया, ठीक है। सो इस तरह मतलब जहां पॉसिबल हो आप फ्लो चार्ट
जरूर दें, इससे आपका जो प्रेजेंटेशन होती है पेपर की वो और भी मतलब अच्छी हो जाती है। देन नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। एक हाथ में पेन तो दूसरे हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए पेपर में। इससे क्या होता है कि आपको मतलब जैसे एग्जामिनर, आपका कई बार टाइम नहीं होता ना, एग्जामिनर के पास तो इतने इतने पेपर होते हैं, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, कि वो लाइन टू लाइन चेक करे। तो अगर आपने हाईलाइट्स किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल इन SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, रेजिमिक मिक्सचर बनता है, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन में वो चीज दी है सो उसको अंडरलाइन करो, टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म, रेजिमिक मिक्सचर इज फॉर्म, सो जस्ट रेजिमिक मिक्सचर वर्ड को अंडरलाइन कर दो, कार्बोकेटाइन को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब जैसे कोई आपको कंपैरिजन आ गया रेजोनेंस का, तो वहां पे मतलब उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लो कि इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इस पे नेगेटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है। बस उतने उतने वर्ड को आप अंडरलाइन जरूर करिए, ठीक है। सो अंडरलाइन जरूर करना है, हाईलाइट हो जाता है इससे। नेक्स्ट जो टिप्स ये है कि जहां पॉसिबल है, अगर जैसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस नोट्स में आते हैं, वहां डायग्राम्स दीजिए, प्रॉपर लेबलिंग हो डायग्राम्स की, क्लियर डायग्राम हो, छोटे छोटे डायग्राम्स नहीं बनाने हमने। अगर कोई सेल बनाया है तो इट शुड बी प्रॉपरली वेल लेबल्ड होना चाहिए। पेंसिल के साथ डायग्राम बनाने हैं आपने, ठीक है, जहां आपको अलग इलेक्ट्रोलाइट दिखाना है, इलेक्ट्रोड दिखानी है, सो यू कैन मतलब आप उसकी शेडिंग कर सकते हो उसको अलग करने के लिए। सो क्रॉस कर सकते हो, डॉट डॉट पुट कर सकते हो, तो वो अलग सेक्शंस दिखाने के लिए। सो आपका पेपर अच्छा होगा। फिर ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हैं? अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, रिटन प्रैक्टिस, अगर आप रिटन प्रैक्टिस करके जाओगे तभी ये चीजें जो है आपकी पेपर में पॉसिबल होगी। अगर पहली पेन पेपर कभी उठाया ही नहीं है और किताब ही सिर्फ ऐसे करके पढ़ी है तो फिर केमिस्ट्री नहीं आएगी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे जितने मर्जी मैं बता दूं फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो जो आपको इंपॉर्टेंट आज बताए जाए क्वेश्चन, उनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए। रोज का अभी बहुत टाइम है, ठीक है, पेपर के लिए। तभी मैंने ये वीडियो अभी मतलब आपको दी है कि अभी आपको जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गए, सो यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप रोज का एक क्वेश्चन ही करना शुरू कर दो। सो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी जब तक आपके पेपर आएंगे, ठीक है। सो आई होप आप पहले ये टिप्स को अपने दिमाग में सेट करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाएगी। चाहे आप अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानते हो, केमिस्ट्री से डरते हो, स्टिल आई बिलीव दैट कि यू पीपल कैन स्कोर इजिली अबव 70 अबव 80, ठीक है। एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई ऑल्सो गिव ग्लोबली कोचिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, सो आई नो कि मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनका कोई बेस भी नहीं होता, ठीक है। आई हैव अ स्टूडेंट ऑल्सो फ्रॉम युगांडा जो कभी स्कूल ही नहीं गया, ठीक है, वो कभी स्कूल ही नहीं गया, बट वंस उसने स्टार्ट किया, इनपुट देना बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है रिटन। सो नाउ दैट स्टूडेंट इज स्कोरिंग 96 आउट ऑफ 100, 98 समटाइम्स। सो मतलब अगर वो कर सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, तो आप लोग तो स्कूल जाते हो, आप लोग कोचिंग सेंटर्स में जाते हो, सो आप इजिली जो है अपना स्कोर कर सकते हो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, केमिस्ट्री है, कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। किसी बंदे ने सिलेबस बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने लिखा है सारी बुक्स वगैरह, सो यू पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो ऑल हैव मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सबका सेम ब्रेन होता है। सो आप इजिली कर लोगे, बस थोड़ा सा उसको दिमाग को चलाओ, कोई कम चलाता है तो कोई ज्यादा चला लेता है, ठीक है। सो अपने आप में ट्रस्ट करो, अपने आप में बिलीव करो, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का जो सिलेबस है, ये मेरे पास खुला पड़ा है, होप आप सबको स्क्रीन दिख रही है। सो इस बार कुछ सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं, सिलेबस जो है वो उन्होंने कट भी किया है। सो लाइक फर्स्ट चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर इस बार कट गया है, तो सोल्यूशन चैप्टर से स्टार्टिंग है। टोटल वी हैव 10 चैप्टर्स, तो 10 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है सोल्यूशंस, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, फिर ये आपकी ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन चैप्टर में से। तो सोल्यूशन चैप्टर में से भी क्या कि पहले आपको ये वाले जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, तो न्यूमेरिकल आता है पेपर में और आना ही आना है, तीनों चैप्टर में से न्यूमेरिकल अपने पहले पक्के कर लो,
ठीक है, बुक वाले सॉल्व जो हैं वही पढ़ लो, तो इतना भी काफ़ी है, वहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो तीनों जो है ये चैप्टर, इन्हीं में से क्या आएगा, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हद से हद तीन नंबर, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स में तो आएगा ही। सो मतलब 10 नंबर तो अपने पक्के करो पहले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो जैसे सोल्यूशन चैप्टर है, ये सोल्यूशन चैप्टर नीचे यूनिट पूरा खुला पड़ा है। सो इसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं। सो एक तो आपको करना है रॉल्स लॉ की डेफिनेशन, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन। आप अपना पेन और अपनी जो भी डायरी नोटबुक है अपने पास रखिए और लिखिए सबसे पहले सोल्यूशन चैप्टर, अंडरलाइन करो सोल्यूशन चैप्टर को, और जो जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चंस आप साथ साथ में लिखने शुरू करिए। सो डेफिनेशंस आपने करके जानी है रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ की, ठीक है। फिर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, जैसे एनॉक्सिया दिया होगा आपकी बुक में एक क्वेश्चन, व्हाट इज एनॉक्सिया, या क्वेश्चन आ जाते हैं डीप सी डाइवर्स जब जाते हैं सी में, सो व्हाई दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जहां आप हायर अल्टीट्यूड पे जाते हो, सो व्हाई वी फील लाइक शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। आइडल नॉन आइडल इस बार नहीं है, वो आपका कट हो गया है। सो पहले होता था हम डिफरेंस करके जाते थे आइडल नॉन आइडल में, वो आपको पूछ लेते थे 2 मार्क्स में। तो अभी रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। एक्सप्रेशन 1 मार्क में भी आए तब भी आपने इसका एक्सप्रेशन जो है वो जरूर देना है आपने, रॉल्स लॉ वगैरह का और हेनरीज लॉ का। और साथ में जो भी एक्सप्रेशन पेपर में दोगे उसको छोटा सा ऐसे बॉक्स बना दिया करो, वो हाईलाइट हो जाती है चीज कि दैट आपको आता है, इसका एक्सप्रेशन पता है। सो आपने ये चीज जरूर करनी है। देन उसके बाद 1 मार्क में ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है लिख लो। और उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको दिया होगा इन्होंने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। 3 आइसो, हाइपो एंड हाइपर, और उसको आपने एक स्केल बना लेना अपना भी, अगर इतनी है सोल्यूशन की तो वो हाइपोटोनिक होगा, अगर इससे एक्सीड करेगी, ठीक है, वैल्यू, तो वो हाइपरटोनिक होगा। सो मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी इसको हमने वी हैव पुट आरबीसी इन दिस सोल्यूशन लाइक NaCl सोल्यूशन में डाला है तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो उसकी डी प्लाज्मोलिसिस होगी या प्लाज्मोलिसिस होगी, तो वो चीज आपको बतानी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आपने रेडी करना है कि व्हाट विल हैपन इफ एंड आरबीसीज दे आर पुट इन द दिस परसेंट NaCl सोल्यूशन, दिस 1.4% NaCl सोल्यूशन, 5% सोल्यूशन। तो आपको फिर लिखना होता है कि ये इस सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ही क्वेश्चंस हैं, तो आपने जरूर करना है एंटी फ्रीज, ठीक है। एंटी फ्रीज क्या है, या सोडियम क्लोराइड को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, स्नो के ऊपर। सो वो सेम ही आंसर है एंटी फ्रीज का भी, एंड व्हाई वी पुट ऑन स्नो दिस NaCl ऑन द स्नो टू डिक्रीज दिस फ्रीजिंग पॉइंट, और वाई इथिलीन ग्लाइकोल इज एडेड टू द कार रेडिएटर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने तैयार करना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता था पहले कि विच वन इज मोर आपके पास कंसंट्रेटेड कौन सा, 1 मोलर या 1 मोलर। सो कोई पता नहीं होता एग्जामिनर का कि कई बार ऐसे उठा के आउट ऑफ सिलेबस भी तो आता है कई बार चीजें, तो आप वो वाला क्वेश्चन भी रेडी कर लेना, 1 मोलर एंड 1 मोलर। सो मैंने 1 मार्क के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ठीक है। सो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, इसी की एप्लीकेशंस में जाना, हेनरीज लॉ की एनॉक्सिया, और एक सी डाइवर्स वाला क्वेश्चन वो एंटी फ्रीज हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन बड़ा ही छोटा सा है, पाई इज इक्वल टू जो है CRT वाला, तो वो भी तैयार कर लेना। मतलब अगर 1 मार्क में भी आए तो ऐसे पाई इज इक्वल टू CRT लिख के इसको बॉक्स में डाल देना। इसका डेरिवेशन भी 2 मार्क्स की हद, क्योंकि बड़ा ही आसान सी डेरिवेशन है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, फिर T करके कंबाइन ही कर देते, तो कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है इसकी डेरिवेशन। फिर उसके बाद आपने नोट्स जो लर्न करने हैं, दैट इज योर दिस 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट वन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अटेम्प्ट करने का तरीका है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताइए पहले क्या है, बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं बतानी कि द टेम्परेचर एट विच द सोल्यूशन बॉइल्स, तो ये नहीं बताना आपने।
बॉइलिंग पॉइंट की आपको दी हुई है डेफिनेशन, सेट डेफिनेशन, वही आपने लिखनी है। और फिर उसके बाद आपने वही लिख देना कि नॉर्मल वाटर का ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। फिर मिक्सचर जब कर देते हो उसमें तो ये चीज़ उसमें एलिवेशन हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट की। सारा तो आंसर उन्होंने दिए रखा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग, की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर वहीं पे होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मतलब ये नेचुरल घर की चीज़ें हैं, मैं इस पे आपको वीडियो भी दे दूंगी कि किस तरह से इसको आप डील कर सकते हो अपनी डेली लाइफ के साथ, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। फिर उसके बाद अपने वो ग्राफ बना देना, ग्राफ को एक्सप्लेन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने जो मॉलिक्यूलर मास और मोलैरिटी के साथ KB वाली जो एक्सप्रेशन है वो आपने लिख देना है। फिर उसके बाद इन्हीं के बेस पे जो है आपको न्यूमेरिकल आना ही आना है पेपर में। बेटर है अल्फा वाली न्यूमेरिकल पढ़ के चले जाओ, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन आप निकालते हो, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हो। वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप M2 निकालते हो, तो वहां पे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो मैं तो टफ वाला ही बच्चों को कहती हूँ कि वही, कि टफ वाला आ गया तो आप ये तो कर ही लोगे, क्योंकि ये सारे कवर हो जाते हैं उसमें। तो कई बार मॉलिक्यूलर मास पे 3 मार्क्स का आपको मतलब दे देते हैं न्यूमेरिकल कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है। एक सल्फर वाला न्यूमेरिकल होगा बुक में दिया हुआ है जहाँ पे आप S8 फॉर्मूला निकालते हो, तो वो न्यूमेरिकल पढ़ लेना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालो, या कई बार आता है TB निकालो, TF निकालो। सो ये आपने चीज़ें जो है ये वाला न्यूमेरिकल पक्का आपने यहाँ से तैयार करके जाना ही जाना है। मतलब एक तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे ही पेपर में, ठीक है। सो ये सारा था आपका सोल्यूशन चैप्टर का जो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ के जाना है, इसमें तो एक तो नर्न्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल, ठीक है। सो इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप गिब्स फ्री एनर्जी वाले न्यूमेरिकल पढ़ो, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी वाले जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे वहीं पे आपका टॉपिक E0 वाला कवर हो जाएगा, E0 सेल, ठीक है। तो वहां पे आप E0 सेल निकालने भी सीख लेते हो, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए जो आपके पास डेल्टा G0 की वैल्यू होती है, तो वो निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो ना -NF E0 सेल। तो वहां पे E0 सेल तो निकालोगे, E जो है आपके पास कैथोड -E एनोड, तो ये वाला आपने तैयार कर लेना यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। फिर नर्न्स इक्वेशन का क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना ही करना है। तो नर्न्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल, गिब्स फ्री एनर्जी के न्यूमेरिकल, तो 3 आपके रेडी हो गए, ठीक है। तो 2 तो आने के चांसेस हैं ही हैं, तो 3 3 6 या एक 4 नंबर, तो 7 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1 मार्क के लिए रेडी करना है क्वेश्चन कंडक्टेंस वाला, कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होती है कंडक्टेंस के लिए। सो अभी टाइम है, सो बेटर है कंपैरेटिव चार्ट बना के रख लो, ठीक है, कि मैंने डाइल्यूशन की, सो मेरी कौन सी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कि ओवरऑल कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्पेसिफिक जो है वो कम होती है, बिकॉज पर यूनिट जो है आपके पास आयंस कम हो जाते हैं, तो स्पेसिफिक रिडक्शन डिक्रीजेस, तो वो पढ़ लेना आपने। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोहल-रोशिस लॉ की डेफिनेशन पढ़नी है आपने। देन उसके बाद सेल एक जरूर आएगा, ठीक है। सो सेल को रिवाइज करने का तरीका ये है आपके पास कि आप क्या करना, आप बना लेना, एक शीट लेना, शीट पे आपने क्या करना है, टेबल फॉर्म बनानी है आपने। टेबल की मतलब कि आपके पास फाइनल में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक जो है अपना सेल जो है वो रिवाइज करने बैठो, तो बेटर है आप पहले ही अपनी तैयारियां करके रखो कि मेरे को बस फिर देखना ही है ये चीज़ कि मैंने अपना जो है पहले प्लॉट करके रखा हुआ है सारा। तो आपने क्या करना है, एक टेबल इस तरह से बना लेना जैसे ये बना हुआ है। पहले नंबर पे क्या लिखोगे, सेल, फिर दूसरे पे लिखोगे आप यहाँ पे बनाओगे डायग्राम, फिर उसके बाद लिखना आप ऐसे कैथोड की तरह कौन उसमें एक्ट करता है, एनोड की तरह कौन एक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है, यूज कहाँ होता है सेल, उसकी वोल्टेज क्या है और उसकी रिएक्शन क्या है, ठीक है। कैथोड की तरह कौन एक्ट करता है, यहाँ पे लिख देना कैथोडिक कौन सी रिएक्शन, फिर आगे लिख देना एनोड की कौन सी रिएक्शन। तो इस तरह आप अपना एक पहले ही आपने क्या करना है, एक टेबल बना के आपने रख लेना है और इसको पेस्ट कर लेना बुक में, ठीक है। तो एक जगह पे सारे सेल हो जाएंगे, यहाँ ऐसे लिख लेना ना ड्राई सेल, ठीक है। फिर उसके बाद आगे गैल्वेनिक सेल जैसे आपके सिलेबस में है, जहाँ पे लेड स्टोरेज सेल आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ लिख लेना ना लेड डाइऑक्साइड विद दिस, ठीक है, जो भी मिक्सचर आपके पास होता है। फिर फ्यूल सेल, तो एक सेल पेपर में आना ही है, तो उसको आप रेडी कर लो। एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज करोजन।
सो करोजन की रिएक्शंस लर्न कर लेना। जब रिएक्शन ही लर्न कर ली तो आपने जो रिएक्शन में लिख रहे हो वही एक्सप्लेनेशन है, इसका एक डायग्राम है, ठीक है। और जो आपने रिएक्शंस में लिखा कि फेरिक ऑक्साइड बन गया, वो इसके साथ कंबाइन कर गया, वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वही आपने एक्सप्लेनेशन में देना है। सो बेटर है, जैसे मैंने कहा, पहले सारी रिएक्शंस लिख लेना क्योंकि याद होती हैं और फिर बाद में पॉइंट्स में आपने उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको क्वेश्चन हो गया होगा। 2 न्यूमेरिकल मैंने बोला है आपको, गिब्स फ्री एनर्जी के, नर्स्ट के, ठीक है, कोहलर-रोशीस लॉ की डेफिनेशन, फिर उसके बाद कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो वाला क्वेश्चन 1 मार्क में, ये 1 मार्क के लिए रेडी कर लिया हमने, ये भी 1 मार्क के लिए रेडी कर लिया। ये आपके पास सेल वगैरह 3 मार्क्स में, करोजन वगैरह भी 3 मार्क्स में, 3-4 मार्क्स में मतलब ये चलते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स आपके 3 मार्क्स में, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो 9 मार्क्स का यहाँ पे है, तो यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल आना है, सेल आएगा, करोजन आ सकता है, ठीक है, और 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। सो आपको किसी के यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या हैं। ज़्यादातर तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस है तो बेसिक है ये चीज़ कि रेजिस्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है। तो सिंपल और न्यूमेरिकल, जैसे रो इज इक्वल टू, ठीक है, एल बाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई, तो आपको कह सकते हैं कि यहाँ से आप स्पेसिफिक ये निकालो, ये 1 मार्क के न्यूमेरिकल है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया होता है, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना होता है, ठीक है। सो ये आपको कह सकते हैं कंडक्टेंस तो 1/r, जब r निकालोगे तो वहाँ से आप कंडक्टेंस निकाल लोगे। सो ये चीज़ आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों अपने चैप्टर्स जो हैं वो इसके लिख लिए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड इज द केमिकल काइनेटिक्स, जो मुझे लगता है मोस्टली कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो मेरे पास आते हैं कोचिंग में, केमिकल काइनेटिक्स उन्हें बड़ा ही मतलब अच्छा सा नहीं लगता चैप्टर। तो कोई बात नहीं, इसमें से थोड़ा कर लिया करो, ठीक है, ज़्यादा मत भी नहीं मन करता मत करना, कोई बात नहीं। सो ये चैप्टर अगर आप छोड़ भी दोगे तब भी यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, ठीक है। सो थोड़ा सा जो इसमें से आप कर सकते हो, एक तो आर्हीनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल ही पकड़ो, ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन का। फिर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, रेट लॉ की डेफिनेशन। यहाँ सीधा कई बार क्या आ जाता है, डिफरेंशिएट करो, या सीधा एक ही क्वेश्चन में दिया होता है कि डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ, ठीक है, वो चीज़ आपको निकालनी है। और आपको आती है डेरिवेशन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेरिवेशन आती है आपको फॉर फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे इस बार इन्होंने आपका काम आसान कर दिया है कि आपको ये देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ओनली फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो बस ये इनमें से एक आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चाहे पढ़ के चले जाओ, ज़्यादा तो वही आता है। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ के क्वेश्चंस, मार्क कर लो हाफ लाइफ के क्वेश्चन। अगर बुक वाले ही जितने दिए हुए हैं, ये जैसे मेरे पास जो प्रदीप की बुक है तो वहाँ पे भी कितने न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपको, ठीक है, कि 90% रिएक्शन इतने में कंप्लीट होती है, तो वहाँ पे आप हाफ लाइफ निकालिए, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल आपने तैयार करना है अपना, ये आपको निकालना आ सकता है, ठीक है। हाफ लाइफ वाले जो न्यूमेरिकल, जो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, k = 2.303 t log a/a-x, तो इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हैं इतने ही कर लो, बहुत है। k निकाल लिया, फिर t हाफ निकाल देना, वो 0.693/k लगा के, ठीक है। तो ये पक्का कर लो अपने न्यूमेरिकल, ठीक है। कोलिजन थ्योरी है, पढ़ोगे दिमाग में एक पिक्चर तैयार कर लेना कोलिजन थ्योरी की, कि अगर नोट आ जाए तो यू कैन अटेम्प्ट कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है, ठीक है। सो ज़्यादातर इसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं हाफ लाइफ वाले, ये वाला मतलब एक ही तैयार कर लो, ये वाला, इसमें दोनों ही कवर हो जाएंगे। हाफ लाइफ वाला न्यूमेरिकल, एक आर्हीनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल, और ये फर्स्ट और 0 लॉ वाला, ये वाला, इसकी जो डेरिवेशन होती तो वो कंपैरेटिव ड्रॉ कर लेना, ठीक है, पेपर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ की डेफिनेशन। सो ये क्वेश्चन आपका, ये वाला चैप्टर भी क्या हुआ, केमिकल काइनेटिक्स रेडी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे।
आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो पहले पी ब्लॉक होता था, तो बड़ा इस बार आपके लिए तो आसान हो गया, अभी पी ब्लॉक जो है चैप्टर कट गया है। तो अब डी ब्लॉक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको स्टार्टिंग से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो आप साथ साथ में अगर आपने बुक भी खोली है साथ में तो उसको टिक करते जाइए। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपको आ सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, या इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट एंटर्स इन द डी सबशेल। तो ये क्वेश्चन आपने रेडी करना है। इसमें मोस्टली आपको नोट कुछ नहीं आता, इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे कि इसमें आपको एक ट्रेंड दे दिया जाएगा, तो बताइए इनको अरेंज करिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई या इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिक लर्न करके जाओ कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, आयनिक रेडियस क्यों बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही बॉन्डिंग करेगा, वही स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग होगा वही सॉलिड होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। सो आपने जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी स्ट्रांग उसकी बॉन्डिंग, उतना उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मर्करी, जिंक एंड कैडमियम, ठीक है, इनका क्योंकि फुली फिल्ड सबशेल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनके पास, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सॉफ्ट मेटल क्यों है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन रेडी कर लेना आप। आपके जो पीछे बैक क्वेश्चंस ये होते हैं ना 1 मार्क के, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन होगा, आपको दिखेगा वहां पे। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है, तो आपने वो भी करना है क्वेश्चन। ठीक है, और कितनी ऑक्सीडेशन शो करता है स्टेट, वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन आते हैं कलर्ड आयन, आपका टॉपिक होगा एक, उसके अंडर क्वेश्चन एक होता है, वहां लिखा होता है टाइटेनियम वाला। ठीक है, टाइटेनियम वाला एक क्वेश्चन है कि ये पर्पल कलर का क्यों होता है, तो आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, इसके पास एक अनपेयर्ड बच जाएगा। जब आप इसको मतलब देते हो, लाइट देते हो, तो ये जंप कर जाता है, जब बैक आता है तो लाइट एमिट होती है एंड वो कलर्ड अपीयर होता है। तो ये एक टाइटेनियम वाला, एक कॉपर वाला वहां पे क्वेश्चन दिया होगा कलर्ड आयन टॉपिक के अंडर, तो वो कॉपर वाला क्वेश्चन भी आपने रिवाइज करना है। ठीक है, कि कॉपर ये वाला आपको दिया होता है कि ये ब्लू क्यों है, ये वाला कॉपर नहीं है, तो याद रखना भी कलर्ड वही होगा जिसके पास अनपेयर्ड है। तो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबकी आपको क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो ही इलेक्ट्रॉन पता होंगे कितने निकालने हैं। सो बहुत इजी है, इसकी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्ट, जो नंबर है उसका 21, तो 3D जैसे 4s, जिसका 21 होगा वो ऐसे लिख देना 22 22। तो एक्सेप्शनल केसेस आपने 2 हैं, कॉपर के हैं, क्रोमियम के, वो लर्न कर ले 24। ठीक है, सो ये पहले लर्न करना, फिर ऐसे क्वेश्चंस पे आपने आना है कि ये कलर क्यों नहीं होते, ये कलर क्यों होते, जैसे अभी मैंने बताया जिंक, मर्करी, कैडमियम, इनका क्यों ये कलरलेस है, बिकॉज दे हैव द फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको आ सकता है कम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया। कॉइनेज मेटल किनको बोलते हैं, कॉइनेज मतलब जिनके कॉइन्स बनते हैं, वही आपके कॉपर वगैरह हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे कॉइनेज मेटल है। फिर उसके बाद बड़ा क्वेश्चन जो है, क्योंकि 7 मार्क्स का है तो रीजनिंग क्वेश्चंस तो आएंगे। एक इसमें ना KMnO4 लिखा होगा, यहाँ पे देखो सिलेबस में, ये देखो प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4, ये जरूर पढ़ लेना। एक तो इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेना, इनके आयंस का, ठीक है, MnO4 नेगेटिव का, और एक Cr2O72 नेगेटिव का, इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेना। एक एक प्रेपरेशन जो इजी लगे, एक एक प्रेपरेशन लर्न करके चले जाना। और इसमें ना रिएक्शंस दी होंगी आपकी बुक में, ठीक है, तो उसमें से नहीं जिनको मतलब टफ लग रहा है वो इतना ही पढ़ ले बस। एक ये वाले टाइटेनियम, कॉपर वाले क्वेश्चन हो गए, मतलब उसका बेसिक जो मैंने बता दिया आपको, वो लर्न करके चले जाओ, बहुत है। ठीक है, कॉइनेज मेटल हो गया, वो पढ़ लो। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपने, जैसे ये है ये वाला मैंने बोला ना आपको, ये देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड एलॉय, ये वाले थोड़ा सा पढ़ लो, एक 2 मार्क्स के लिए, इनकी एक एक प्रेपरेशन और इनके स्ट्रक्चर, बस इतना पढ़ लो। बट जिनको ज्यादा स्कोर करना है तो बुक में ना रिएक्शंस दी होंगी आपके, तो उसमें से ऐसा करना, जैसे H2, इसमें से नाइट्रेट वाली एक रिएक्शन होती है और एक लेड के साथ रिएक्शन होती है इनकी, तो वो वाली पढ़ लेना जिनको बहुत ज्यादा जिनको टॉप करना है। ठीक है, सो ये बस इस चैप्टर में से, बाकी
पीछे अगर आप देखोगे एक्टिनोइड वगैरह आ गए फिर, ठीक है, एफ ब्लॉक, उसमें से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन अपना तैयार कर लो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन मोल्ड करके आ जाए, अगर आपको पता लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसमें लेंथेनम लुटिटियम वाला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, कौन ज़्यादा बेसिक है, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या LgOH3 है, सो वो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चंस हैं, उसमें एक क्वेश्चन दिया होगा कि व्हाई इज द ई नॉट वैल्यू फॉर मैंगनीज 3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक रेडी कर लेना। फिर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी किसी की भी आ सकती है, तो वो इजी, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर ली है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होंगे, और फिर आपने n+2 जो होता है अंडर रूट फॉर्मूला ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, तो उसमें आपने पुट करके जो है वो वैल्यू आपने निकाल लेनी है, ठीक है। लेंथेनॉइड पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है तो जैसे इनको सेपरेट करना क्यों डिफिकल्ट है, बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का डिफरेंस एक लर्न कर लेना, ठीक है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप लर्न कर लेना, 4-5 पॉइंट्स। तो ये चैप्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बड़ा ही पेक्यूलियर क्वेश्चंस है, पता होते हैं कि ये आनी है आपको। सो उसमें सबसे पहले तो जैसा आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है वर्नर्स थ्योरी। थ्योरी से भी ऐसा करते हैं, पहले जो छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन है, जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है उसमें दिए हैं तो टिक कर लो। जैसे डेंटिसिटी, आपको कोई दे देंगे कंपाउंड और कहेंगे इसकी डेंटिसिटी बताओ, ठीक है, या डेंटिसिटी की डेफिनेशन, मोस्टली चिलेशन की डेफिनेशन आ जाती है। देन आपको क्वेश्चन आ जाता है एम्बाइडेंट लीगेंड क्या है, ये सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। एम्बाइडेंट लीगेंड क्या है, ठीक है, यहाँ कोई एक दे देंगे लाइगेंड और कहेंगे ये एम्बाइडेंट लाइगेंड है, तो इसमें बताइए कौन कौन सी मतलब इनकी जो है डोनेशन की साइट्स हैं, तो वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एम्बाइडेंट लीगेंड जरूर पढ़ लेना, एक मतलब एग्जांपल लर्न कर लेना, इजी सी कर लेना, ऐसा करना SCN नेगेटिव की याद कर लो या नाइट NO2 नेगेटिव की लर्न कर लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना किसी का भी आ सकता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आपको पता ही है कि आपको इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ भी यूज होगा चैप्टर। तो डी ब्लॉक वाली जो स्कैंडियम टू जिंक पूरी आपकी सीरीज है, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर लर्न कर लेनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिना ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, ना फिर कोई ना ये चैप्टर के रहोगे ना उस चैप्टर के। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर लर्न कर लेनी है आपने। आई थिंक मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं BSc की जिसमें आपको वो सीरीज बताई हुई है, ठीक है। आई थिंक इनऑर्गेनिक फिजिकल के चैप्टर्स हैं, स्पेक्ट्रो के भी हैं। सो मैंने आपको उसमें बताया हुआ है डी ब्लॉक की किस तरह आपने लर्न कर लिया है, तो वो वीडियो सीरीज में चाहे देख लेना। स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्टी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आपने ऑक्सीडेशन आपको नंबर निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक नेमिंग ज़रूर आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देते हैं, उसकी नेमिंग आपको करनी है। इस पे भी हम जल्दी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ये चैप्टर पे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसमें आपको मैं BBT CFT ये सब जो है कवर करा दूंगी और साथ में आपको नॉमेनक्लेचर भी करा दूंगी, ठीक है। सो आपको नॉमेनक्लेचर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है, एक टेबल दिया होता है बुक में जिसमें आपको लाइगेंड्स के नाम हैं और साथ में उनकी डेंटिसिटी आपको बताई होती है, ठीक है। तो आपने वो चार्ज वगैरह बताया होता है, वो आपने एक बार जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप प्रिंट निकाल के सामने लगाया करो ताकि आते जाते थोड़ा देख लिया तो माइंड में रहता है कि हाँ ये न्यूट्रल हैं सारे, इनकी -1 है, इनकी जो है -2 है, वो आपको याद रहेगी। सो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग क्वेश्चन यहाँ से कर लेना। ये सारे 1-1 मार्क के अभी क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस नहीं हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, साथ साथ में आप लिख रहे हो आई होप। सो वर्नर्स थ्योरी। सो वर्नर्स थ्योरी में पिछली बार एक बार क्वेश्चन आ गया था, कॉम्प्लेक्स दिया था और आपको कहा गया था कि इसको एक्सप्लेन करिए इस कॉम्प्लेक्स को ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। सो जर्नल बुक में दिए हुए हैं MA-A4 लाइक MA2B4 टाइप दिया है, MA2B2 टाइप दिया है। तो जर्नल लर्न करके जाइए ताकि कि जैसे ही पेपर में आए तो आप लोगों को पता हो कि
का मतलब आया है हमें Ma2B2 टाइप आया है, डिपेंडिंग अपॉन कि लाइगेंड कौन से लगे हैं। तो ये ज़रूर आप लोग मतलब लर्न कर लेना, बिकॉज एक बार आया हुआ है क्वेश्चन वर्नर्स थ्योरी पर, तो मोस्टली हम छोड़ के चले जाते हैं। सो पोस्टुलेट्स पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ईजी है। वर्नर थ्योरी की पोस्टुलेट की प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी ये सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी ये सेटिस्फाई करते हैं। हर मेटल को अपनी पड़ी होती है कि वो वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करे, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। और साथ में फिर एग्जांपल देने। पोस्टुलेट भी बड़े इजी हैं, तो छोड़ना मत, तो जरा सा बस पढ़ के देखना, आपको हो जाएगा लर्न। तो बाकी फिर वैलेंस बॉन्ड मतलब सबके पोस्टुलेट्स आपने जरूर करने, भी ये थ्योरी हमें बताती क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, CFT क्या बताती है, ठीक है, वर्नर क्या बताती है। सो जो आपको वैलेंस बॉन्ड में से क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स आएगा, बुक वाले कॉम्प्लेक्स बहुत हैं, इतने ही लर्न कर लेना। कॉम्प्लेक्स आएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, उसका मैग्नेटिज्म बताना है कि वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, उसकी शेप बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेडी करना आपने। यहाँ से जो तो बिल्कुल जिनको थोड़ी टफ लगती है वो क्या करेंगे, वो नेमिंग नूमिंग छोड़ दो, नहीं कर सकते तो आप लोग एक ये कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन लर्न कर लेना, और एक स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, बस ये 2 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। और एक कंबाइंड लाइगेंड की डेफिनेशन, तो 3 क्वेश्चन आपने ये वाले यहाँ से रिवाइज कर लेने। बाकी जिनको अच्छा स्कोर करना है वो क्या करेंगे, वो स्केयर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाली वो स्प्लिटिंग भी लर्न करेंगे, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने ये जो है कम्प्लेक्स जो दिया होता है, कम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन, कम्प्लेक्स की आपको जो है मैग्नेटिज्म, उसका आपको बोहर मैग्नेटॉन फॉर्मूला लगा के भी बताना पड़ता है कि कितने बोहर मैग्नेटॉन इसकी वैल्यू है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट भी निकालना होता है, तो वो आपने जो है क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यही बस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारा जैसे आपका हो गया, सारा थ्योरेटिकल हमारा ऊपर वाला कवर हो गया यहाँ तक, कोऑर्डिनेशन तक, ठीक है। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक पोर्शन शुरू होता है, ठीक है। सो जो हम पहले आप ऐसा करो, जो बताया है जस्ट गो थ्रू दैट, उसको टिक करो बुक में जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और या फिर मैंने मेल भी आपको, आप मेरे को कर सकते, मेल भी @chemistry_drive with Ravneet, ठीक है, स्मॉल chemistry_drive with Ravneet @gmail.com। सो मेरे जहाँ फिर ब्लॉग पे आप जा सकते हो, chemistry_drive with Ravneet टाइप करिए, आपको मेरा पर्सनल ब्लॉग मिलेगा, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज मैसेंजर पे भी कर सकते हो, chemistry_drive with Ravneet @gmail.com। सो आप इसमें कोई आपको नोट्स चाहिए या कोई आपको डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप बता सकते हो। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कोचिंग ग्लोबली फ्रॉम द लास्ट 15-16 ईयर्स। सो विद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर स्कोरिंग वेरी गुड ग्लोबली, भी वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं एंड दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद अस, कि उनको जो है अच्छा स्कोर आता है तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वी हैव ओनली 1 स्लॉट, एक अभी हमारा लेफ्ट है। सो इफ एनीवन वांट्स टू join the online coaching, so they can also contact me, they can send me mail or they can put their message in the comment section. So I hope आपको यहाँ तक जो है important question जो है वो मिल गए होंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, जो भी रिएक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी। कोई आपको टॉपिक भी लगता है कि हाँ मेरे को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, सो मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप ज़रूर बताइए। सो विल ट्राई टू प्रोवाइड नोट्स, उसके नोट्स जो हैं फ्री नोट्स आपको दिए जाएंगे, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। सो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उस पर प्रॉपर एक वीडियो भी जो है वो मिल जाएगी। सो आप ज़रूर बताइए एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग केमिस्ट्री ड्राइव।